हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए आपका जो साइंस पोर्शन ऑफ योर सिलेबस है उस पर एमसीक्यू कम रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है एंड ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 रहेगा एंड दिस लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन योर ओजोन लेयर, इट इज़ डिप्लीशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपका जो टॉपिक आता है सिलेबस में, तो इसको आज हम कवर करेंगे थ्रू द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसके अलावा हमने आपका जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे आता है उस पर भी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो उसमें जो है अराउंड 10 लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, तो इन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी। ठीक है, तो इसके अलावा आपका जो मेंटल एंड रीजनिंग पार्ट है, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी वाला पार्ट है, उस पर भी हमने एमसीक्यू कम रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की है। उसमें हमने 3 जो है मॉक्स अपलोड किए हुए हैं। कल वाले मॉक में हमने प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए वहाँ पे, तो उस सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू रख रहे हैं। इस वाली सीरीज़ में आपकी जीके वाली सीरीज़ में जो है अब अभी 2 ही टॉपिक बचे हैं, आपका रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है और आपका इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाला पार्ट है। तो इसको 1-2 दिन में हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका जो रिमेनिंग जीएस पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये सारे सीरीज़ जो है हम आपका 15 से पहले पहले इन सब का जो है आपको कंप्लीट करवा के देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। हमें बताना है कि जो ओजोन लेयर है उसका प्राइमरी फंक्शन है क्या। ऑप्शन ए इज़ टू एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ऑप्शन बी इज़ टू एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन सी इज़ टू ट्रैप हीट, ऑप्शन डी इज़ टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो प्राइमरी फंक्शन है ओजोन लेयर की दैट इज़ टू एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो ओजोन लेयर है एक्चुअली ये आपके स्ट्रेटोस्फीयर में है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और इसको जो है फाउंड किया था 1913 में, इसको फाउंड किया गया था बाय इट वाज हेनरी बुइसन एंड चार्ल्स फैब्री। डीट वे टू पर्सन जिन्होंने जो है डिस्कवरी की थी किसकी, ओजोन लेयर की। ठीक है, तो ये ओजोन जो है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में आता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following substance is primarily responsible for ozone depletion in the Earth's stratosphere? इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ओजोन डिप्लीशन के लिए। ऑप्शन ई इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी इज़ मीथेन, ऑप्शन डी इज़ नाइट्रोस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोस ऑक्साइड। सो मैक्सिमम जो है सब्सटेंस जो रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए, दीज आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये CFCs हैं जिनको जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बनस कहा जाता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यही रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन दीज आर एक्चुअली, जब ये ओजोन लेयर जो होती हैं, ठीक है, ओजोन लेयर जो होती हैं इसमें जो डिप्लीशन होती हैं, और ये मेनली काज होती हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल कंपाउंड, स्पेशली जो 2 गैसेस होते हैं, द वन इज़ ब्रोमाइन एंड अनदर इज़ क्लोरीन। ठीक है, तो जो रिलीज़ होती हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़ और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़, उसके जो कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से जो है ओजोन डिप्लीट होती हैं। ठीक है, डिप्लीट होती हैं। तो ये एक्चुअली जो है ये क्लोरीन और ब्रोमीन जब एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये ओजोन के साथ क्या कहें कंटैक्ट होते हैं एंड दे डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो क्लोरीन होता है, एक क्लोरीन जो है ये डिस्ट्रॉय करता है थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द ओजोन। ठीक है, तो ये जो है ये डिस्ट्रॉय होता है मोर क्विकली दैन इट इज़ रिलीज। ठीक है, दैन इट इज़ रिलीज। सो ब्रोमीन एंड क्लोरीन और द वी कैन से द मेन गैसेस जो दोज आर रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और द ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो इसकी वजह से जो है ओजोन डिप्लीट होती हैं। ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ इन द स्ट्रेटोस्फीयर। Next question we have,
विच टू गैसेस कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन से दो गैस जो हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हैं क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ एक्चुअली जो अर्थ में जो क्या कहते हैं इसको, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसी को जो है सन से जो रेज आते हैं, इंफ्रारेड रेज, जब ये अर्थ पे आते हैं तो ये अर्थ से जो है ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, दे गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसी गैसेस जो हैं वो क्या करते हैं, इन रेज को जो है ट्रैप करते हैं, जिसकी वजह से जो है अर्थ पे जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जो वार्मनेस है अर्थ पे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, इट मीन्स दैट द टेम्परेचर ऑन द अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे होगा, और जिसकी वजह से जो है यहाँ पे लाइफ पॉसिबल की लाइफ की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। तो बहुत सारे गैसेस जो हैं जो इन इंफ्रारेड रेज को ट्रैप करते हैं, उनमें से एक है आपका फर्स्ट नंबर पे आता है वो है वाटर वेपर्स, ठीक है, ये भी जो है इंफ्रारेड रेज को ट्रैप करते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है CO2, we have methane, we have nitrous oxide, we have hydrocarbons, ठीक है, these are all important greenhouse gases। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करते हैं these are water vapors है CO2। so option A will be the correct answer for this question, ठीक है, ऑप्शन नंबर A will be the correct answer for this question, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इफेक्ट डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट हैव ऑन अर्थ's क्लाइमेट। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका क्या इफेक्ट है किस पे, अर्थ's क्लाइमेट पे। अभी मैं आपको बता रहा था ये हेल्प करता है जो आपका अर्थ का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट वेरी ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ई कूल्स द प्लैनेट, ऑप्शन बी इज़ वार्म्स द प्लैनेट, ऑप्शन सी इज़ नो इफेक्ट, ऑप्शन डी इज़ कॉज अर्थक्वेक। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ इट हेल्प्स इन वार्मिंग द प्लैनेट। तो ये अर्थ प्लैनेट पे जो है टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ठीक है, मेंटेन रखता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग ओजोन लेयर। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ओजोन लेयर को मेंटेन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन ए इज़ नासा, ऑप्शन बी इज़ WHO, ऑप्शन सी इज़ UNEP, ऑप्शन डी इज़ WMO, ठीक है, WMO, ठीक है। So it is option number B, that is WMO, that is the World Meteorological Organization। 1950s में ये बना था, and it is a UN based, UN specialized agency, United Nations specialized agency, ठीक है, UN specialized agency, सॉरी UN specialized agency। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये है जिसके अंडर आता है ये WMO, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या काम है, इसका काम यही है कि प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन किन किन फील्ड्स को ये देखती है। ऑप्शन वी हैव एटमॉस्फेरिक साइंस, तो इसी में ओजोन भी आता है, ठीक है। यू हैव क्लाइमेटोलॉजी, वी हैव हाइड्रोलॉजी, वी हैव जियोफिजिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये WMO देखता है, ठीक है, WMO। सो ओजोन जो है उसको मॉनिटर करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ द WMO, यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है, WMO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टर्म फॉर द रीजन ऑफ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड ओजोन कंसंट्रेशन ओवर द एंटार्क्टिका, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ ओजोन लैक, ऑप्शन बी इज़ ओजोन वैली, ऑप्शन सी इज़ ओजोन होल, ऑप्शन डी इज़ ओजोन गैप। तो कौन सी टर्म जो है वो यूज़ की गई है जो आपका एंटार्क्टिका है जहाँ पे जो है ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। तो यू हैव ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द ओजोन होल, दैट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द। तो ये एक्चुअली 1980s में जो है साइंटिस्ट्स ने फाउंड किया और उन्हें रियलाइज़ किया दैट जो CFCs हैं उन्होंने जो है
थिन स्पॉट किया है ओवर द एंटार्क्टिका, यानी ये एक टाइप का होल नहीं है, ये एक्चुअली वहाँ पे जो है ओवर द एंटार्क्टिका जो है वहाँ पे कंसंट्रेशन जो है कम हो चुकी है ओजोन लेयर की, ठीक है, ओजोन लेयर की, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच गैस कंट्रीब्यूटर्स मैक्सिमम टू द ग्लोबल वार्मिंग, तो कौन सा गैस जो है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग को। ऑप्शन ए इज मीथेन, ऑप्शन बी इज CO2, ऑप्शन सी इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबो। इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग को। आपको ऑलरेडी पता है जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट है वाटर वेपर, जो है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वाटर वेपर जो है वो सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है इन द ग्लोबल वार्मिंग, और इट इज़ द CO2 दैट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द ग्लोबल वार्मिंग। अराउंड 60% जो है ये कंट्रीब्यूट करता है CO2, यानी अगर CO2 की लेवल जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, दैट विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। 60% ग्लोबल वार्मिंग जो है इसी से होती है। उसके बाद आपका मीथेन आता है, दैट इज़ उसकी जो 20% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है 14% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, और जो फ्लोरिनेटेड गैसेस वगैरह है वो करते हैं 6%। सो इट इज़ द CO2 दैट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द ग्लोबल वार्मिंग, मैक्सिमम टू द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, मैक्सिमम टू द ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो इमिट करती हैं इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए इज़ USA, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इज़ इंडिया, ऑप्शन डी इज़ जापान, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ जापान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा इट इज़ द चाइना। अगर हम करंटली देखेंगे चाइना इज़ रिलीजिंग अराउंड 28% ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैसेज। 28% जो है वर्ल्ड के वो कौन रिलीज़ करता है, इट इज़ द चाइना। उसके बाद आपका USA दूसरे नंबर पे आता है, 15% के अराउंड रिलीज़ करता है। इंडिया जो है तीसरे नंबर पे है, अराउंड 7% के आसपास रिलीज़ करता है। उसके बाद आपका जापान है 3%। बाकी अदर कंट्रीज आप देख सकते हो, यही 4 कंट्रीज जो हैं ये कितना जो है ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मेजर ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन कॉज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल, सोसाइटी और कंट्री, ठीक है। तो किस चीज़ से हम मेजर करते हैं कि टोटल ग्रीन हाउस गैस कितना इमिट हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल, सोसाइटी और कंट्री। उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है। ऑप्शन इज़ कार्बन फुटप्रिंट, ऑप्शन बी इज़ कार्बन हैंडप्रिंट, ऑप्शन सी इज़ कार्बन बजट, ठीक है, कार्बन बजट। तो ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द कार्बन फुटप्रिंट जो है इट मेजर्स टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलीज़ करता है या इंडिविजुअल, सोसाइटी और कंट्री के, ठीक है। तो इसमें सारे ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड होते हैं। तो एक बंदा या एक सोसाइटी या एक कंट्री जो है कितना ग्रीन हाउस गैसेस जो है रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ द कार्बन फुटप्रिंट। और जो हैंड प्रिंट है एक्चुअली इट इज़ द अचीवमेंट यू सेलिब्रेट, तो या वर्क डन जो हुई है इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को काउंटर करने के लिए, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो रिलीज़ किए जाते हैं बाय द कंट्री, सोसाइटी और इंडिविजुअल, तो उसको काउंटर करने के लिए जो अचीवमेंट सेलिब्रेट के लिए उसके लिए टर्म यूज़ होती है, दैट इज़ द कार्बन हैंडप्रिंट। और कार्बन बजट जो है इट इज़ एक्चुअली जो हमारा IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, तो ये उसी ने प्रोवाइड किया है कि ये हमें बताता है कि अमाउंट ऑफ CO2 विच कैन बी टॉलरेटेड बाय अर्थ। एक अर्थ जो है वो कितना CO2 टॉलरेट कर सकती हैं वाइल स्टिल हैविंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज रिस्ट्रिक्टेड टू अराउंड 2 डिग्रीज, ठीक है, 2 डिग्रीज। तो इट इज़ द कार्बन बजट, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म यूज़ होती है यहाँ पे, दैट इज़ द कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट जो है ये अलाउ करती है कंपनी को कि वो कितना CO2 इमिट करे, ठीक है, इट इज़ द कार्बन क्रेडिट। सो it is option number A, that is correct answer for this question. Next, Kyoto Protocol was adopted on, ठीक है, जो Kyoto Protocol है उसको कब अडॉप्ट किया गया। ऑप्शन ए इज 12th of December 1999, ऑप्शन बी इज 11th of December 1997, ऑप्शन सी इज 16th of Feb 2005, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो Kyoto Protocol जो है इसका जो मेन गोल था दैट वाज टू स्टेबलाइज एंड कंट्रोल जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको स्टेबलाइज और कंट्रोल करना, और मेनली
6 मेन गैसेस जो हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं उन्हीं को जो है स्टेबलाइज और कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसको जो है 1997 में अडॉप्ट किया था, 11 दिसंबर 1997 में। उसके बाद ये फोर्स में आया, इट वाज 16 Feb 2005, 16 Feb 2005 को ये फोर्स में आया था। करंटली जो है इसमें 192 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 192 कंट्रीज़ हैं। और इसका जो मेन टारगेट है दैट इज़ टू कवर द एमिशन ऑफ 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेज जो अभी हमने पढ़े। तो और इस एज़ पर द क्योटो प्रोटोकॉल है, इसने एक क्या कहते हैं कंट्रीज़ को है डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ 2 कैटेगरीज, वन इज़ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इसने जो है कंट्रीज़ को जो है कैटेगराइज किया है इन डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज़। तो 11 दिसंबर 1997 में इसको अडॉप्ट किया था। इट वाज 16 फरवरी 2005 इट केम इनटू फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे अडॉप्ट की बात हो रही है, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ देयर आर डिफरेंट ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर कहते हैं इसको काउंटर दीज ऑल वी कैन से द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में तो ऑलरेडी हमने पढ़ा, ठीक है। इट इज़ वी कैन से फॉर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको कंट्रोल करना, ठीक है, उनकी एमिशन को कंट्रोल करना, जो 6 मेन ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ये आपका ऑलरेडी होगा। इसके बाद आपका आता है पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट जो है एक्चुअली ये 2016 में हुआ था और इसका जो मेन एम था दैट वाज टू होल्ड द जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, उसको जो है उसको होल्ड करना टू वेल बिलो 2 डिग्रीज बाय 2050। तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको जो है उसकी इंक्रीज़ को जो है होल्ड करना बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 2050, ठीक है, 250। सो इट इज़ द पेरिस एग्रीमेंट। इसको जो है ये 2016 में इसको जो है साइन किया गया था। उसके बाद आपका IPCC है, इट इज़ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये IPCC जो है इसको 1988 में जो है अडॉप्ट किया था एंड इट वाज क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो UN का एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। एंड आपका जो WMO जो हम अभी पढ़ रहे थे, वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने जो है इसको क्रिएट किया था। और इसकी जो देयर आर 195 मेंबर कंट्रीज़। तो मेन एम जो है इसका दैट इज़ टू रिव्यू एंड एक्सेस जो क्लाइमेट चेंज है उस चीज़ को एक्सेस करना, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसको रिव्यू और एक्सेस करना, ठीक है। इट इज़ द IPCC, इट इज़ द IPCC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ द वियना कन्वेंशन, ठीक है, वियना कन्वेंशन। इसको जो है 1985 में अडॉप्ट किया गया था। तो और 1985 आपको पता ही है इसी ईयर में जो है ओजोन होल की डिस्कवरी हुई थी। तो ये वियना कन्वेंशन जो है इट वाज मेनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इसको जो है इस कन्वेंशन को इसलिए अडॉप्ट किया गया था 1985 में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था एंड इट वाज इन 1988 इट केम इनटू फोर्स। और इसका जो मेन एम था दैट वाज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू यूर ऑल दीज और रिलेटेड टू यूर टॉपिक, ठीक है। तो वियना कन्वेंशन को आपको भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आपका लास्ट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, 1987 में जो है इसको साइन किया गया था। एंड इसका जो मेन एम है दैट वाज टू कंट्रोल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ जो आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको जो है उनको कंट्रोल करना, उनकी प्रोडक्शन और कंजप्शन को कंट्रोल करना, ठीक है, उनको कंट्रोल करना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है 2016 में अमेंड किया गया जिसको जो है कायगली एग्रीमेंट कहते हैं, कायगली या अमेंडमेंट कहते हैं। और इसका जो एम था इट वाज एक्चुअली अमेंडमेंट वी कैन से टू द मॉनिटरी प्रोटोकॉल। एंड इसका जो एम था दैट वाज टू कट जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है उनकी प्रोडक्शन को कट करना, 80% कट करना बाय 2050 तक उसकी प्रोडक्शन को जो है 80% कट करना, ठीक है, 80% कट करना।
तो दिस वाज द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, इट वाज अडॉप्टेड इन 1987 और इसका जो मेन एम था दैट वाज टू कंट्रोल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, उसको जो है 2016 में अमेंड किया गया, ठीक है। तो ये 28th मीटिंग थी मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल की, एंड इस अमेंडमेंट में जो है दैट वाज नोन टू बी द काइगली अमेंडमेंट टू द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, और इसका जो मेन एम था दैट वाज टू कट CFCs बाय 80%, जो है उनको कट करना बाय 2050, ठीक है, 2050। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो के ज़रिए हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।